हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 3 को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि आपको मेरा वो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम चैप्टर 3 की स्टार्टिंग बताए थे, जिसमें रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, मोशन के कुछ टाइप्स क्या होते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये उसमें सारी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। आज हम लोग उसके आगे की कार्रवाई को करेंगे। तो जब सारे फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आएंगे ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपके एग्जांपल के तौर पर कुछ नाम बता दूं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, एनर्जी, प्रेशर, बहुत सारे हैं। ये तो वो कुछ नाम है जो शायद आप सुन रखे होंगे, अभी तो वो बहुत सारे नाम आने बाकी हैं जो आप सुने भी नहीं होंगे। तो जब इन फिजिकल क्वांटिटी को देखा गया तो ये देखा गया कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसकी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा बतानी होती है, ओनली अमाउंट, और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अमाउंट के साथ साथ हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, तब जाके उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में मिलती है। तो चूंकि दो तरह के गुण रखने वाले फिजिकल क्वांटिटी हमें मिले, इसलिए उसको दो श्रेणी में, दो भागों में बांट दिया गया। जो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, इसकी सिर्फ स्केल, जिसकी साइज हमें सिर्फ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, उसे एक पार्ट में रखा गया। और जिसके मैग्नीट्यूड साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हमें होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, उसे अलग रखा गया। और उनका नाम क्या रखा गया, ये देखते चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आता है जिसके हमें सिर्फ स्केल की जरूरत होती है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? जैसा मैं आपको बताया कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हमें सिर्फ स्केल मिल जाए, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल जाए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डेफिनेशन क्या है आप साथ में नोट कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only, no direction is called scalar quantity। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जो यूज हो रहे हैं। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, जिसकी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगा, लेकिन हम जैसे जैसे फिजिक्स को आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी, अब सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है और क्यों है। ओके, जैसे यहाँ मैं बोल दूँ मास, ये आप नाम सुन रखे हैं, लेंथ, टाइम, वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं एनर्जी, पावर, ETC। तो ये कुछ मैं आपके सामने एग्जांपल रखा, जो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं। और इसके साथ दूसरे श्रेणी वाले क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ये इसका तो हमें पूरा पार्ट ही पढ़ना आगे चल करके। वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, तो ठीक इसमें आपको जोड़ना है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए, उसके डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both, दोनों ही हमें चाहिए, which have magnitude and direction both is called vector क्वांटिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोला करते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये नाम याद भी कर लेंगे, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये देखिए नाम एरिया, ये आगे चल के बताएंगे वेक्टर क्यों होता है, एरिया, ETC। तो ये कुछ ऐसे मैं फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल लिखा हूँ जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को दो श्रेणी में बांटेंगे, एक स्केलर की श्रेणी में और एक वेक्टर की श्रेणी में। तो चलिए अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप इसे नोट कर लें और मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, अब नोट कर ले का मतलब ये है कि आप उसको वीडियो को रोक करके या इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें
और बाद में उसको नोट कर लें। इसमें तो आप खुद का दिमाग खुद से चलाएं। उसके बाद जो हमारा जो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी होता है जो आपको पढ़ना है, आप लाइन से स्टार्ट करते हैं, वो होता है डिस्टेंस। वो क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है? मैं जानता हूँ कि ऑलरेडी आप अपने 9-10 के क्लास में ये सब ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, मगर आपके 11 के सिलेबस में ये दोबारा से सब दिया गया है ताकि आप फिर से इसके रिवीजन करके तब आगे के टॉपिक आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, ए पर है और ए से चलती हुई बॉडी बी पर जाती है और 5 मीटर की दूरी ट्रैवल करती है। फिर बी से चल करके बॉडी जो है सी पर जाती है और 4 मीटर की दूरी ट्रैवल करती है, और सी से चल करके बॉडी डी पर जाती है, 2 मीटर की डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी ट्रैवल करती है। तो ये जो इसका एक्चुअल पाथ है, कैसे गया, वो ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, फिर सी से डी पर गया। ये जो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस। तो इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको जानने के लिए आप टोटल को ऐड कर देंगे। 5 + 4 + 2, 5 + 4 9, 9 + 2 11, और ये मीटर में दिया गया तो 11 मीटर। ये हो गया इसका डिस्टेंस जो इसने एक्चुअल पाथ कवर किया, मूविंग बॉडी ने एक्चुअल पाथ। अच्छा ये बताएं, क्या ये डिस्टेंस कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी गया है, जीरो हो सकता है क्या? तो ये जीरो कभी नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है क्या? तो ये जीरो कभी नहीं हो सकता अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल की है तो। और क्या ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो इसकी छोटी छोटी बात को याद रखेंगे। पहली बात, व्हाट इज डिस्टेंस, यहाँ लिख देते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ, टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी is called distance covered by that body is called distance covered by that body। जितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया चलते हुए बॉडी ने, वो उसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस बतलाती है। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि आपको करना कुछ नहीं है, सारे के सारे पाथ लेंथ को ऐड कर देना है सिंपल तरीके से। अच्छा, इसका तो ये हो गया डेफिनेशन। उसके बाद में आपको बताया, ये रहा उसका एग्जाम्पल। ये क्या रहा उसका एग्जाम्पल? इसका सिंबल क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय, इसका जो डिनोट किया जाता है वो होता है एस, या फिर कहीं कहीं एक्स से भी डिनोट किया जा सकता है। तो इसका जो साइन होता है वो एस हो सकता है या एस हो सकता है। और यहाँ पर चूंकि इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जानी है, ये जैसा पाथ होगा वैसा ये डिस्टेंस इसका मेजरमेंट आएगा। तो ये चूंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो हम लिख सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो क्वांटिटी होती है क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो यूनिट होती है, एक बात समझिए बच्चों, अब जब भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आएगा ना, तो आप सिर्फ उसके डेफिनेशन लिख के संतुष्ट मत हो जाइएगा। अब आपको उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी सिंबल क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन, वो स्केलर है या वेक्टर है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर अपने डेफिनेशन के साथ साथ लिख लेना है। ओके, ये जरूर एक अच्छी आदत है जिसको आप लगाएंगे। तो मैं वही बताया कि पहले तो ये डेफिनेशन हो गया, फिर इसका जो सिंबल होता है वो एस हो सकता है, या अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो एक्स है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन हम लोग यूज़ क्या करेंगे? मीटर। और अगर उसके साथ किलो या सेंटी आएगा तो उसके क्या उपाय होंगे वो आगे बताया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी नोट कर लेंगे कि एक्चुअल पाथ जितना वो कवर किया वही बॉडी के द्वारा तय की गई डिस्टेंस है, कवर की गई डिस्टेंस है। अच्छा, इसके साथ साथ आप इसके नोट में क्या लिख देंगे? इसके नोट में क्या लिख देंगे? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी negative and zero, it is always positive। ये सदैव पॉजिटिव होती है। अच्छा, दूसरी बार इसके बारे में और क्या बता सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो पाथ के शेप पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस जो है वो पाथ के शेप पर डिपेंड करती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस डिपेंड अपॉन
डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ पाथ, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन शेप ऑफ पाथ, जैसे पाथ का शेप क्या है वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। तो ये हो गया डिस्टेंस का कुछ इन्फॉर्मेशन, एक तरह से देखा जाए तो जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था जस्ट उसका रिवीजन। ओके, ये उसका डेफिनेशन हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट मीटर होती है, और ये उसके कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको आपको नोट करते चलना है फटाफट। तो ये हमारी सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ओके, अब हम लोग दूसरे की ओर बढ़ेंगे, डिस्टेंस के छोटे भाई की तरफ बढ़ेंगे, डिस्टेंस के छोटे भाई की तरफ बढ़ेंगे। और डिस्टेंस का छोटा भाई होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और मुझे लगता है शायद ये भी नाम तो आप सुने ही होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ को बतलाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस लेंथ को बताता है वो समझिए जरा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी ए से चली और बी पर पहुंची, बी से चली फिर सी पर पहुंची, सी से चली फिर डी पर पहुंची, ये हो गई 5 मीटर, ये हो गई 2 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। तो ये सबको ऐड करके हमें क्या मिलता था? डिस्टेंस। लेकिन ये जो पॉइंट ए है इसको हम बोल सकते हैं इनिशियल पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पोजीशन। और ये जो हमारा डी है ये फाइनल यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए इस पोजीशन को हम बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन। क्या बोल सकते हैं? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्मॉलेस्ट लेंथ होगा डायरेक्ट यहाँ से, इसको ऐसा लाइन के रूप में मिला देना बिल्कुल स्ट्रेट। ये यहाँ से चले ए से और कहाँ पहुँच गए? डी पर। तो ये जो स्मॉलेस्ट पाथ होता है किसके बीच का? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्मॉलेस्ट पाथ होता है, इस स्मॉलेस्ट पाथ को ही हम क्या बोला करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसमें मान लीजिए ये स्मॉलेस्ट पाथ ये हो गया हमारा 3 मीटर। तो अभी इस ग्राफ में डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस 5 + 2 7, 7 + 1 8 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ये छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी किसके बीच की? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की। तो ये कहलाता हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्मॉलेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटी दूरी होती है इनिशियल और फाइनल के बीच की, वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अच्छा, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इनिशियल से फाइनल की ओर, यानी कि डायरेक्शन जो जिसमें डायरेक्शन भी बताना पड़े, भाई इनिशियल ये है, फाइनल ये है, और ये उसका डायरेक्शन है। तो जिसमें डायरेक्शन बताना पड़ता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्या है इसका इन्फॉर्मेशन तुम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर में एक एरो का साइन लगाया जाता है, जिससे पहचान हो जाती है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसी तरह से इसका जब सिंबल बनाएंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय, चूंकि ये भी लेंथ है तो इसको भी हम x या x तो बोलेंगे ही, मगर चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर में एक एरो का इस तरह से साइन लगाएंगे। ये वेक्टर s, इसको क्या पढ़ते हैं? वेक्टर x। ये दोनों ही सिंबल होते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब और आगे देखते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कि ये कैसी क्वांटिटी होती है। अगर हमें लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं। पहली बात, इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी? चूंकि है तो ये लेंथ ही ना, तो इसकी यूनिट हमेशा मीटर होगी या सेंटीमीटर या कुछ भी किलोमीटर, लेकिन नॉर्मली हम लोग मीटर यूज़ किया करेंगे। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको आगे दी जाएगी। ओके, इसका यूनिट अगर पूछा जाए तो ओनली हम क्या बोला करेंगे? मीटर, क्योंकि सेंटी और किलो को तो वैल्यू को पुट किया जाता है। इट्स यूनिट इज मीटर। और जरा आप लोग बताइए, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वो तो मैं जस्ट आपको बताया अभी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दिशा बतानी पड़ती है। शायद हिंदी में इसका नाम सदिश होता है और स्केलर का नाम अदिश, यानी जिसमें दिशा नहीं वो अदिश और जिसमें दिशा के साथ हो वो सदिश। वेक्टर और वो स्केलर होती है। ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकती है क्या? तो हो सकती है। ए से कोई बॉडी चला बी पर गया 5 मीटर, बी से सी पर गया 2 मीटर, सी से डी पर गया 6 मीटर और वापस डी से ए पर आ गया
5 मीटर। मान लीजिए फिर से यहाँ पर ये एक बॉडी चला ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ए पर। तो भाई ये पूरे पाथ लेंथ को जोड़ देंगे तो हमको तो डिस्टेंस मिलना है, लेकिन ये पूरे घूम करके ए से चला और वापस ए पर ही पहुंच गया, यानी ए ही उसकी इनिशियल पोजीशन है, ए ही उसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का तो कुछ लेंथ रहा ही नहीं, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाता है? 0। तो यस, डिस्टेंस नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी 0 और नेगेटिव। अब ये बोलेंगे नेगेटिव कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? तो वो सुनिए, अगर हम यहाँ पर बताएं ए से बी का जो स्मॉलेस्ट पाथ है वो है 5 मीटर। ए से बी का स्मॉलेस्ट पाथ क्या है? 5 मीटर। कोई बॉडी ए से बी पर गई है, ये डायरेक्शन है, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये स्पीड का सिंबल एस होता है, एस ए बी, ये इसको पर यदि एरो का साइन लगाए दैट इज डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो ये हमने बोलेंगे यहाँ पर 5 मीटर। लेकिन अगर यही डिस्प्लेसमेंट को हम बी से ए की ओर पूछ दें तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? चूंकि गया तो ए से बी है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनिशियल पोजीशन की कंडीशन नहीं बदली, मगर हम पूछ बी से ए रहे हैं, तो ये उल्टी दिशा को ठीक करने के लिए मैग्नीट्यूड के आगे में एक माइनस का साइन लगाया जाता है। मैग्नीट्यूड के आगे में एक माइनस का साइन लगाया जाता है। माइनस उसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि माइनस उसके डायरेक्शन को शो करता है कि हम जिसको एक्चुअल डायरेक्शन मान रहे हैं वो डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये माइनस इसके मैग्नीट्यूड पर असर नहीं डालता है, माइनस इसीलिए लगाया जाता है ताकि हमें डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन मिल सके। यस, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर हम ये पूछें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर तो समझ में आता है, मगर इक्वल टू कैसे हो सकता है? एक केस में हो सकता है कि बॉडी ए से बी पर गई और वापस भी नहीं लौटी और किधर भी नहीं घूमी। इस केस में मान लीजिए ये हमारा 10 मीटर है, डायरेक्ट बॉडी ए से बी पर गई है, स्ट्रेट लाइन में, बैक नहीं आई है और किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमी है। इस केस में 10 मीटर हमारा डिस्टेंस भी है और 10 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस पर्टिकुलर केस में जिसमें बॉडी मूव करे, आगे जाए और बैक ना आए या कहीं भी ना घूमे, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होती हैं। तो आप डिस्टेंस को मैंने बताया ग्रेटर और इक्वल टू 0। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि 3 डिफरेंस या 4 डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप इसके अनुसार उसका डिफरेंस बता सकते हैं। आप डिस्टेंस का एक तरफ डेफिनेशन लिख देंगे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन लिख देंगे। डिस्टेंस का सिंबल एस या एक्स होता है और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल वेक्टर लगा के एस और एक्स होता है। और क्या इसकी बात है? डिस्टेंस कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती है, मगर डिस्प्लेसमेंट 0 भी होगी और नेगेटिव भी हो सकती है। 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस आप अपने से बना बना के लिख सकते हैं। तो इसको नोट करते चलें। ये हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे और हम उस क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। Okay, a scooter is moving along a straight line. Okay, a scooter is moving along a straight line. एक स्कूटर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ए बी, और वो स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है? ए बी है। ओके, covers a distance of 360 मीटर in 24 s का मतलब हो जाएगा सेकेंड, in 24 सेकेंड and return back, उसके बाद वो वापस आती है and return back from B to C। पहले मुझे लिख लेने दीजिए, फिर समझाता हूँ। B to C and covers 240 meter in 18 second, 240 meter in 18 second
फाइंड टोटल पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस, फाइंड एस एंड एस। ये हमें दो चीज़ फाइंड करनी है और इस सिंबल से मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये एस का मतलब पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस है और इस वेक्टर एस का मतलब क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है एस। ओके, तो अब छोटे छोटे इस लैंग्वेज को देख देख के जरा समझना स्टार्ट करें, क्योंकि आगे चल के बड़े बड़े लैंग्वेज को समझने के लिए शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ती है। और ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या बोलता है। बोलता है कोई स्कूटर है, वो एक स्ट्रेट लाइन मूव करती है। स्कूटर इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी। लाइन की नाम क्या है, ए बी नाम है इसका, ए बी, ए से बी की ओर मूव की एंड कवर 360 मीटर। और जब बी पर पहुंची तो उसने 360 मीटर कवर कर लिया। कितने सेकंड में, 24 सेकंड में। पहली बात तो आप ये समझ लें, फिलहाल हमें सेकंड का कोई काम, कोई यूज नहीं है, वो तब आएगा जब हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ए से बी पर जब कोई स्कूटर गई तो उसने 360 मीटर कवर किया और 24 सेकंड का टाइम लिया कवर ए बी। ओके, एंड रिटर्न बैक, फिर वापस लौटी बी से सी की ओर। वापस लौटना मतलब उसी लाइन पर वापस आना। उसके बाद वो बी से पहुंची सी पर, देखिए मैं एरो का साइन दे करके लिख रहा हूँ। उसके बाद वो बी से सी पर पहुंच चुकी है और इसने 240 मीटर कवर कर लिया। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। यही क्वेश्चन दिया गया है। तो बोलता है आप पाथ लेंथ निकालें और डिस्प्लेसमेंट निकालें, यानी कि डिस्टेंस निकालें और डिस्प्लेसमेंट निकालें। अब देखिए बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये तो क्वेश्चन आपसे ही बन जाएगा। डिस्टेंस के लिए उसने जितना चला वो टोटल पाथ लेंथ को कवर करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखें और उसके बीच का डिस्टेंस। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम S बताएं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पहले वो A से B पर गया यानी कि 360 मीटर गया, फिर B से C पर आया यानी कि 240 मीटर आया। इन दोनों को आप ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 100 यानी कि 600 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। अब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया वो भी देख लें। अब देखिए ये रहा उसका इनिशियल पोजीशन, और जब सी पर आ गया है तो ये रहा उसका फाइनल पोजीशन। अब ए से सी के बीच का लेंथ कितना होगा, ए से सी के बीच का लेंथ देखिए, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ये पूरा का पूरा 360 है, 360 में 240 को माइनस कर दें, 360 माइनस 240 मीटर, 360 माइनस 240 मीटर दैट इज 120 मीटर, 120 मीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 600 मीटर होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 120 मीटर होगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरा नोट करते चलेंगे और हम लोग अपने बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट हम लोग करते रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसे हटा देता हूँ। आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके, जिस भी माध्यम से हो, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, लिख ले मेरे साथ भी। ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। एक आदमी नॉर्थ की दिशा में 10 मीटर जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। नॉर्थ देन 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। उसके बाद वो ईस्ट की दिशा में 20 मीटर जाता है और उसमें बहुत ही आसानी से बोला है फाइंड एस एंड एस। दैट इज आपको पता है क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। आपको एक ग्राफ के लिए एक पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर को हमेशा याद कर लें। ये माना जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको ज़रा देख लें, ग्राफ को नोट कर लें। कभी भी डायग्राम में यही माना जाता है। हाँ, यहाँ पर एक मुर्गा बैठा दिया जाता है तो आपको मुर्गा मुर्गी बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये इसको डिफाइन किया था। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ए मैन गोज 10 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की दिशा में, ये नॉर्थ की दिशा में जो है वो 10 मीटर जाता है। मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा ए पर, ये ओ से, और ये कितना हो गया 10 मीटर, ये गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करता है 20 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, वो ईस्ट की दिशा में 20 मीटर, तो ईस्ट तो इधर है, तो 20 मीटर ये इधर गया 20 मीटर और पहुंच गया सी पर, मान लीजिए बी पर, और ये कितना हो गया है 20 मीटर। अब पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होता है ABC, और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका यूज़ आने वाला है। मान लीजिए एक राइट ट्रायंगल है, तो इन दोनों में अगर ये हमारा थीटा है तो ये P है, ये B है और ये H है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम आपको जरूर याद रखना है, H² =
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नॉर्मली सभी को याद भी रहता है, और यदि याद नहीं है तो कर लीजिए क्योंकि बहुत यूज़ आने वाला है। तो ये देखिए इसका डिस्टेंस निकालना तो बहुत ही ईजी है। डिस्टेंस तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 10 + 20 मीटर यानी कि 30 मीटर, ये उसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल पोजीशन कहाँ है। तो भाई इनिशियली तो वो ओ पर बैठा था ना, बोले सर बोला तो नहीं था ओ पर बैठा हुआ है। देखिए कभी भी इसमें जब मूवमेंट स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। ऑरिजिन से नॉर्थ की ओर गया, ना कि यहाँ वेस्ट में बैठा था नॉर्थ की ओर गया, हमेशा ऑरिजिन माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, तो ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए ये बन गया ना एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इतना तो ध्यान लगाइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी क्या होगी, ओ बी हमारी एच होगी, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 100, 20 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 400 ओ बी स्क्वायर। उसके बाद इधर सॉल्व कीजिए तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √500। ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √500। अब √500 को आप सॉल्व कर दें, जितनी वैल्यू आएगी, एलसीएम तो निकालने आता है ना, 500 यहाँ पर है तो पहले आप ये 2 से करेंगे 250 बार में, फिर 2 से करेंगे 125 बार में, फिर आप 5 से करेंगे 25 बार में, फिर 5 से करेंगे 25 बार में। तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 10 और अंदर फंस जाएगा 5, दैट इज़ 10√5 मीटर। है तो बहुत ईजी कैलकुलेशन, मगर ये इस तरह से नियम से बनाया जाता है। आप इसको डायरेक्ट मुँह जवानी भी तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ओके 100 × 5, तो 100 का बाहर निकल जाएगा 10 और 5 अंदर फंसेगा √5। तो ये जो है 10√5 उसकी डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 30 मीटर। तो ये इस ईजी से सवाल का जवाब हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को जरूर याद रखिएगा, h² = p² + b²। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए मैं अपने करना जा रहा हूँ यहाँ पर। A body starts from origin. A body starts from origin. It take okay, it moves 10 meter towards east, 10 meter towards east, ईस्ट की दूसरी तरफ गया, then take लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट लेता है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर अपने कॉपी में, नोट्स कॉपी में बना के रखेंगे। then take left turn and move, और लेफ्ट के बाद मूव करके क्या करता है 20 मीटर चलता है, 20 मीटर, देन फिर घूम रहा है क्या, हाँ जी, देन टेक राइट टर्न, उसके बाद वो राइट टर्न घूमता है, राइट टर्न एंड मूव्स 10 मीटर। पहले लिखने दीजिए फिर समझाता हूँ आपको। एंड 10 मीटर एंड देन अगेन टेक राइट टर्न, फिर घूम गया, एंड अगेन टेक राइट टर्न, फिर से राइट टर्न घूमा है, एंड मूव्स 5 मीटर। कितना घूम रहा है ये, एंड मूव्स 5 मीटर। कैलकुलेट एस एंड एस, तो ये आप पता करें। ओके, तो ये हमें एस एंड एस निकालना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास ये ग्राफ तो पहले से मौजूद होना चाहिए, ये नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये ग्राफ तो आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। देखिए क्या क्या बोला है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, बॉडी कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑरिजिन से। इट मूव्स 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर वो 10 मीटर गया, ये रहा हमारा ये पोजीशन ए, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या हो गई 10 मीटर। ओके, यहाँ से जाने के बाद देन टेक लेफ्ट। अब देखिए ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से इसका लेफ्ट क्या होगा, ये थोड़ा सा एज्यूम करें, आपको पता चल जाएगा कि राइट उसकी नीचे होगी, लेफ्ट उसकी ऊपर होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर इसकी लेफ्ट होगी। अब इसके लिए मैं आपको कोई नियम नहीं बताने जा रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप देख के या फील करेंगे कि राइट नीचे होगी और लेफ्ट ऊपर होगी। अगर इसके लिए भी आपको नियम बताया जाए और आप नियम यूज़ करें तो फिर आप फंस जाएंगे। कुछ कॉमन सेंस भी लगाइए।
तो यहाँ पर क्या बोलता है, एंड देन टेक लेफ्ट एंड मूव्स 20 मीटर, उसका लेफ्ट घूम करके ये 20 मीटर चला ऐसा, ये पहुंचा बी पर और ये हो गया हमारा 20 मीटर। ओके, फिर किधर घुमा भाई, एंड देन टर्न राइट, अब वो राइट घुमा, राइट टर्न किधर होगा, इधर होगा हमारा, इसका राइट हमारा राइट टर्न घूमता है और उसके बाद कितना घूमता है वो 10 मीटर, उसको तो फिर 10 मीटर जाता है, ये ईस्ट को लगता है थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ईस्ट, फिर वो 10 मीटर गया के सी पर पहुंचा और ये हमारा हो गया 10 मीटर। और उसके बाद क्या कर रहा है ये आदमी, अगेन फिर राइट टर्न घुमा है, ये फिर राइट टर्न घूम करके कितना चला है 5, राइट मतलब नीचे, और यहाँ से आ गया वो 5 मीटर पर, कितना आ गया यहाँ पर डी पर, और ये हमारा हो गया 5 मीटर। ये सारा सिचुएशन है, ये सारा कंडीशन है। अब आपको बोलता है डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। देखिए बच्चों, डिस्टेंस निकालना तो बड़ा आसान काम है, सारे वैल्यू को ऐड कर दें। तो डिस्टेंस निकाले में तो कुछ है ही नहीं, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10 + 20 फिर 10 फिर 5, इन सबको सिंपल ऐड कर दें। तो 10 + 20 30, 30 + 10 40, 40 + 5 45 मीटर, तो उस बॉडी ने 45 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आपको पता है कि हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन जाना होगा। तो इनिशियल पोजीशन आप इस ए को मत समझ लीजिएगा, इनिशियल पोजीशन हमारा ये ऑरिजिन है और फाइनल पोजीशन हमारा डी है, और ए से डी को मिला दो, ये सॉरी ओ से डी को मिला दो, यही हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा तिरछा हो गया, आप लोग सीधा खींचने का प्रयास करेंगे। तो हमें ये निकालना, ये ओडी की लेंथ, ओडी क्या है, ओडी की लेंथ क्या है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिमाग लगाएं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से अब आप समझिए, और यहाँ मान लेते हैं हम डी डैश, क्या मान लेते हैं डी डैश। तो ज़रा देखें हमें निकालना क्या है और हमें मालूम क्या क्या है, निकालना क्या है और मालूम क्या क्या, थोड़ा दिमाग लगाएं। यहाँ हमें निकालना है ओडी, क्या निकालना है, ओडी हमें निकालना है। क्या हमें ये ओ डी डैश मालूम है क्या, आप ज़रा ध्यान से देखिए, बिल्कुल मालूम है। यहाँ से O से A का डिस्टेंस क्या है 10 मीटर, और A से D डैश की डिस्टेंस वही होगी जो B से C की होगी, यानी ये भी क्या हो जाएगी 10 मीटर। तो बताइए O D डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर, O D डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर। ओके, अब ये D डैश हमें मालूम है क्या, देखिए ये पूरी की पूरी जो AB है वही हमारी CD डैश है, और AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ क्या है 20 मीटर, AB का लेंथ क्या है 20 मीटर। अगर ये 5 है तो ये कितनी है, ये हमारी है 15 मीटर। तो हमारी D डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 मीटर। अब देखिए बन गया पाइथागोरस थ्योरम, हमें ये मालूम है और हमें परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, और निकालना क्या है OD। अब आप बड़े आराम से यहाँ पर चाहें तो थोड़ा दिमाग लगाएं, और वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि OD², OD की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट अंडर, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बताया गया है, h² = p² + b²। तो h की वैल्यू तो रूट अंडर में होगी ना, p² + b²। तो यहाँ पर ये OD की वैल्यू रूट अंडर में हमने रखा, और ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 20 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल लेंगे, तो आपको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। तो कैलकुलेट करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, ताकि हमें पता चले कि आप कितने सीरियस होकर के सीख रहे हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से इस कंडीशन पर हमने ग्राफ को बनाया। आप भी पहले ग्राफ को बनाएंगे कि राइट किधर हो रहा है, लेफ्ट किधर जा रहा है। पहले इस बात तो डरेंगे नहीं क्वेश्चन को देख करके, आप ट्राई करेंगे और हम आपको उसमें पूरी मदद करेंगे कि आप कैसे सोचें, एक एक स्टेप के अनुसार आपको सिखाया जाएगा। तो इसको भी ज़रा नोट कर लेंगे, और ये सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी है। और हम लोग इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। ओके, हो गया, चलिए अब इसको हटा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और इस सर्किल का जो रेडियस है, मान लीजिए वो है आपका 6 मीटर। सर्किल का रेडियस क्या है 6 मीटर उसकी रेडियस है, और यहाँ पर ये A है, ये B है, ये इसको मान लीजिए ये C है, और यहाँ से यहाँ तक ये D है, A B C D। और इस केस में क्या पूछा जाता है S and S, दैट इज डिस्प्लेस
सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से कहाँ भाई? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू डी एंड फ्रॉम ए टू ए। ये चारों केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि किसी भी सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है, हिंदी में उसे बोला जाता है परिधि। किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है, सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। आर की मतलब होती है रेडियस। आर की मतलब क्या होती है? रेडियस। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस क्या है भाई? ये थोड़ा कॉमन सेंस रखेंगे। पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस तो है 2 पाई आर। पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर। तो एक पार्ट कितना होगा? तो ये 4 भाग में बटा है, तो एक पार्ट होगा बाई 4, यानी हो जाएगी पाई आर बाई 2। एक पार्ट क्या हो जाएगी? पाई आर बाई 2। ये वाला इसकी लेंथ ए बी की कर्व की लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर बाई 2, एक पार्ट। तो इसी तरह अगर बोलेंगे कि अगर एक पार्ट ये है तो ये 2 पार्ट मिलके कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 पार्ट कितना हो जाएगा? तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा? तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर तो आ ही जाएगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस रखेंगे कि ए से बी के ये जो कर्व है इसकी लेंथ क्या है? तो हम बता चुके हैं कि पूरा कितना होता है? पूरा होता है 2 पाई आर। और ये चूंकि 4 पार्ट का एक पार्ट है तो हमने 4 से डिवाइड किया और कैंसिल करके आ गया पाई आर बाई 2। ये आपको किस चीज़ को निकालने में मदद करेगी? डिस्टेंस को निकालने में मदद करेगी। चलिए अब सबसे पहले फ्रॉम ए टू बी मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम ए टू बी की डिस्टेंस क्या होगी? तो मैं आपको बता चुका हूँ ना अभी कि ये पूरा क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ लिख लीजिए 2 पाई आर। और चूंकि ये 4 पार्ट में बटा है और एक पार्ट है तो ये दोनों से काट दीजिए, हो जाती पाई आर बाय 2। पाई आर बाय 2। पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6। और ये नीचे क्या आ रहा है? 2। नीचे क्या चला आ रहा है? 2। अगर चलिए हम क्वेश्चन में थोड़ा इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसको 7 मीटर कर दें ताकि आपके 7 कैंसिल हो जाए। 22/7 को यहाँ पर भी 7 कर दीजिए। ऐसे कुछ भी होता तो कैलकुलेशन तो होता ही। तो 7 कैंसिल हो गया और ये 11 हो गया। तो हमारी डिस्टेंस हो गई 11 मीटर। हमारी डिस्टेंस क्या हो गई? 11 मीटर। फ्रॉम ए टू बी में हमारी डिस्टेंस क्या हो गई? 11 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से चली और यहाँ तक पहुँची ए से बी, इसकी लेंथ हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस केस में हम वेक्टर एस ए टू बी अगर निकालेंगे तो फिर तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम तो आ ही गई यहाँ पर। रूट अंडर क्या हो जाएगी? रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 49 प्लस 49 दैट इज 98। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो रूट अंडर 98 मीटर हो गई। इसको आप एलसीएम निकाल करके रूट के को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आराम से ए से बी के केस में डिस्टेंस निकाला गया और डिस्प्लेसमेंट निकाला गया। अब हम करने वाले हैं इसके आगे का काम, यानी फ्रॉम ए टू सी। फ्रॉम ए टू सी तो पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस तो इसमें हमारा 2 कर्व लिया जाएगा। ये 2 कर्व लिया जाएगा डिस्टेंस के लिए। तो जब एक कर्व का हमारा शेप था पाई आर बाय 2 तो 2 कर्व के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बाय 2 दैट इज 2 कैंसिल। पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7, ये कट के आ गए 22 मीटर। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस निकाला। और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो ये बहुत ही ईजी है। ए से सी तक गया तो ये तो पूरा का पूरा इसका डायमीटर हो गया। तो हमारा वेक्टर एस ए सी कितनी हो जाएगी? 7 + 7 दैट इज 14 मीटर। अब उसी तरह से जैसे मैं आपको ए से सी बताया, अब आप उसी तरह से निकालेंगे ए से डी। कैसे निकलेगा? तो ए से डी का डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो हमारा पाई आर बाय 2 था इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप ये उल्टे शेप में लेंगे और h स्क्वायर, ये जो हमारी वैल्यू आई थी ना रूट 98, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगी। तो इसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपके हुए। अब आप उसको सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए
आज के क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आज हम पढ़ें कि पूरे के पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो श्रेणियों में बांटा गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके नेचर के आधार पर। जिसमें सिर्फ हमें स्केल की जरूरत होगी वो स्केलर, और जिसमें स्केलर के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा, वो होगा वेक्टर। ओके, और उसके बाद हम लोग आज मात्र दो फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़े हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।